कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की कनिष्ठ सहायक की तैयारी कंप्लीट हो ही गई होगी, या ये मान के चलिए कि लगभग आप तैयार होंगे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। मतलब उस एग्ज़ाम को आप ये मान के चलिए कि इस लेवल पे आप होंगे कि आप कर सकते हैं, यानी मतलब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस लेवल तक आप पहुंच चुके होंगे। और बच्चों, ये मैं पहले से कहता आया हूं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है आपका, जो 5 मार्च को प्रस्तावित है, 5 मार्च से आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी आ ही चुके हैं। उसमें कुछ ऐसा अनोखा था ही नहीं कि आप कुछ अनोखा कीजिए। उसमें तो आपके जो प्रीवियस सिलेबस था, जो आप आज तक पढ़ते आए हैं, उसमें से भी छटनी की गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक नया पोर्शन जोड़ा गया था, वो है जोड़ा गया है साइंस का पोर्शन। ठीक है। और साइंस इतना, मतलब आप मान के चलिए कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टिपिकल साइंस नहीं पूछने वाला है। अगर आपके पास ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी है, या ल्यूसेंट की अगर साइंस भी आप पढ़ जाते हो, ध्यान से समझना, ठीक है। ल्यूसेंट की अगर आप साइंस पढ़ जाते हो, ऑब्जेक्टिव है, या ल्यूसेंट की जो जनरल स्टडी की जो बुक आती है जिसमें सारी के सारे सब्जेक्ट हैं, उसकी साइंस भी आप पढ़ के जाते हो, तो आप ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। 3 4 4 5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि फिजिक्स के आप न्यूटन के नियम पढ़ने लगे हैं या आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ रहे हो, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर एक लाइट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट, यानी प्रकाश वाला, एक ऊष्मा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक धातु चालक कुचालक वाला जो चैप्टर है ऊष्मा के अंदर वो सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 1 2 चैप्टर और संभवतः होंगे, बाकी उतना आता नहीं है। ठीक है। और इसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो आप ये नहीं कि सारे रिएक्शन वगैरह पढ़ने में लगे हुए, सब कुछ ही नहीं पूछता। कुछ मेन गैसेस पूछता है, कुछ मेन गैसेस में कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है, यानी धातु अधातु वाला चैप्टर और कुछ गैसेस वाला सिस्टम वाला पढ़ जाना। और बायो के अंदर आपका थोड़ा सा जो ल्यूसेंट के अंदर दिया होगा, एटलीस्ट आप लोग उतना पढ़ के जाना। तो 1 हफ्ते का समय है। अगर आप 1 हफ्ते कंप्लीट साइंस भी पढ़ते हैं तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है बच्चों वो काट दिया गया है, बहुत सी चीजें इसमें हटाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही फायदेमंद है। आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जीएस के 3 सब्जेक्ट थे वो आपने तैयार किए होंगे। उत्तराखंड बहुत कम, मतलब 40 की जगह 27 का आ गया। हिंदी बढ़ा दिया गया। उसमें कई बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, सर लिंग कारक वगैरह ये सब चीजें नहीं दी, क्या करें ना करें। मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए अगर सिलेबस में नहीं है तो। ठीक है। अगर आपकी जगह में होता, मैं भी नहीं पढ़ के जाता। उसके बावजूद अगर सिलेबस में से मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। और इतना तो आपने पहले से तैयारी की हुई है। अब देखिए, क्योंकि संडे टॉपिक बनाने का टाइम नहीं होता बच्चों। संडे मैं खुद भी चाहता हूं कि एक दिन अपने लिए निकाला जाए, और आप भी जानते हैं कि यार कहीं ना कहीं सर को भी एक दिन अपने लिए निकालना ही चाहिए। इसलिए संडे में हमेशा आपको समझाने वाली ही वीडियो देता हूं, चाहे वो कल ही पेपर क्यों ना हो। मैं ये जो वीडियो है ये स्पेशली इस चीज़ के लिए है, क्योंकि आफ्टर पटवारी एग्जाम, यानी पटवारी के एग्जाम के बाद कई लोग डिमोरलाइज हो चुके हैं। मैंने लास्ट टाइम 2 3 दिन पहले वॉइस मैसेज में भी आपको ये बात समझाई हुई थी। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, चाहे मैसेज के माध्यम से वो पूछें या किसी माध्यम से पूछें, उनका ये मानना है कि क्यों ना हम यहाँ पे क्विट कर दें। मतलब वो ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर हमारा जो तैयारी का स्तर है अब हमसे नहीं होता, हम 1 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से पढ़ रहे हैं, पारिवारिक परेशानियां सामने हैं, दबाव सामने है, किसी के घर से शादी का दबाव है, किसी के घर से जॉब कर का दबाव है, किसी के घर से पैसे ला का दबाव है। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को जो इंगेज करने वाली बात है, यानी कहीं ना कहीं उनको सेटल कर दो, या तो शादी ही कर दो, या कहीं वो प्राइवेट में कर ले, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, ये वो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो मैं आपसे बच्चों, मेरा अगर ओपिनियन अगर आप जानोगे, क्योंकि हर किसी की पारिवारिक परिस्थितियां अपने हिसाब से हैं, वो अपने तरीके से देखते होंगे, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मैं तो आपसे यही कहूंगा, एटलीस्ट आपको 2023 के मिड आपका जून या जुलाई तक का वेट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वीडियो बीपीटी का री एग्जाम सामने है, यानी वो कहीं ना कहीं मई के आसपास उसका एग्जाम हो जाएगा, और बड़े उसमें लगभग मान के चलिए ज्यादा पद हैं। ठीक है। आपके पास कनिष्ठ सहायक तो चलो है ही है सामने, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप लोगों के सामने है, दरोगा का पेपर सामने होगा। यानी अगर आप ग्रुप सी के एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो आपके पास कहीं ना कहीं 3 या 4 एग्जाम, बड़े एग्जाम आपके पास आने वाले 3 4 महीनों में हो जाएंगे। तो यहां पे क्विट कर दोगे, यहां से भाग दोगे तो भाग जाओगे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो यार जिस दिन पेपर हो उसके आप पेपर में तो आपने बैठना ही बैठना है, क्योंकि आपने फॉर्म पहले भरा हुआ है और सभी लोगों ने पेपर में बैठना है। तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैंने थोड़ा देख लिया होता, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया होता। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप कभी भी क्विट करने के मूड में हो, जब आप कभी भी छोड़ने के मूड में हो, तो हमेशा याद रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक स्टेप बाद मुझे मेरी मंजिल मिलने वाली थी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीस्टार्ट करो या दोबारा से तैयारी करो या आप 0 लेवल से तैयारी करो। आप
आप एक ऐसे स्तर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कमियों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार मैं कहता आया हूँ, मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया है, आपका अच्छा स्कोर क्यों नहीं होता उसके पीछे का तर्क आप समझते ही नहीं है। वो वीडियो देखना, आज से 1 महीने पहले लगभग एक वीडियो डाली थी कि आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। उसको बार बार उस वीडियो को देखना, उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर कमियां कहाँ पे हैं, किस पोर्शन पे जाके आप स्कोर नहीं कर पा रहे, ठीक है। चयन होना ना होना वो अलग फैक्टर है, क्योंकि वहां आप अकेले जिम्मेदार नहीं है चयन होने के लिए, अन्य लोगों पे भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप स्कोर करने के लिए तो खुद पे डिपेंड है, अन्य पे डिपेंड तो है नहीं। आपका स्कोर कैसा जा रहा है, कैसा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में करके आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका स्कोर तो खुद ही आपने गोले भरने, जितना आपको आता होगा उतना आप करके आओगे। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी छात्र हो, किसी भी तरीके की कंडीशन में अगर वो जी रहा हो, तो आपको 2-3-4 महीने वेट करना चाहिए। उसके बाद नहीं अगर आपके पास होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो यहाँ से जुलाई तक का वेट आप लोग कीजिए, आप खुद देखना, आपको किसी न किसी एग्जाम में आपका चयन हो सकता है। क्योंकि देखिए ये क्यों ऐसा है, लगभग आप मान के चलिए स्नातक स्तरीय जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 900 पद हैं, ठीक है। आपके पास कितने पद है, देखिए 400-450 500 पद यहाँ पर है, किसमें, जो आपका कनिष्ठ सहायक का होने वाला है। इसके अलावा 500 कुछ पद पटवारी वाले जो हो चुका है एग्जाम, ठीक है। तो चयन तो होगा ही ना। तो वन दरोगा लगभग कितने, 300-350 400-500 बच्चे जितने भी हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, वन दरोगा में है। इसके अलावा दरोगा की कुछ पोस्ट आएंगी, इसके अलावा आरओ एआरओ की पोस्ट आनी है, लोअर पीसीएस आना है, अपर पीसीएस आना है, प्रवक्ता की भर्ती होनी है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। रास्ता तब बंद होता है जब एग्जाम का अता पता ही ना हो, ठीक है। भर्तियां निकलेंगी इसकी उम्मीद ही ना हो। अगर आपके पास कैलेंडर दिया है और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आपके पेपर हो जाते हैं, टाइमली अगर पेपर हो जाते हैं, पारदर्शी तरीके से पेपर हो जाते हैं, लीक जैसा कोई प्रकरण नहीं आता है और हमारा सही तरीके से एग्जाम होकर रिजल्ट तक आ जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है, तो क्या दिक्कत है 3-4 महीने वेट करने में। जब आप इतना आगे पहुंच चुके हो, यहां तक अगर आपने अपने कदम बढ़ा दिए, तो यहां पे अंतिम समय में पीछे हट के कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर जुलाई अगस्त सितंबर तक चीजें आपके पक्ष में नहीं आती, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता, फिर मैं आपको कहूंगा कि अब उम्मीद छोड़ दीजिए, अब नहीं होता। आप अपने स्तर से कहीं ना कहीं अपना रोजगार देखिए, चाहे आपको प्राइवेट जॉब में जाना पड़े, चाहे आपको होटल में बर्तन मांजने पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन आधे से अधिक यानी लगभग 70-80% रास्ता तय करने के बाद, जहां पे प्रॉपरली आपके पास नोट्स बने हैं, जहां पे आपके पास चीजें हैं, जहां पे हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, गाइडेंस आपके पास है, समझाने वाला आपके पास है, डेली क्लासेस देने वाला आपके पास है, चीजों से अपडेट करवाने वाला आपके पास है, कहीं ना कहीं जब इतना सब कुछ आपके साथ है, तो क्यों आपको पीछे हटना है। आप भी दिखाइए ना, आप भी गट्स दिखाइए कि हाँ मैं दिन रात एक कर दूंगा आने वाले 4-5 महीने, इतना ही करना है बस। हाँ, लेकिन अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है। देखो, मेहनत सही दिशा में होना बहुत जरूरी बच्चों। आपकी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रही, कमी रही तो डायरेक्शन की रही। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत एफर्ट लगाए, हम दिन रात पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा, पता लगा उसकी डायरेक्शन सही है ही नहीं, अनावश्यक चीजें हमने पढ़ दी, जिसका कोई लेना देना नहीं एग्जाम से, वो चीजें हम पढ़ने में लगे, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि इस तरीके की चीजें पेपर में आती, वो हम पढ़ने में लगे। पता लगा हमारी सारी की सारी एनर्जी जो है अनावश्यक अध्ययन करने में चली गई, जबकि वास्तविक रूप से जहां हमारा एफर्ट जाना चाहिए था, जहां हमारे प्रयास लगने थे, वहां तक हमारी रीच ही नहीं हुई, ठीक है। बच्चे तैयारी करते हैं 40 नंबर की उत्तराखंड के चक्कर में, बस उत्तराखंड पे ही जोर रहता है उनका, और स्पेशली उत्तराखंड की हिस्ट्री पे, मतलब जानबूझ के किताबों का ढेर बना रखा है घरों में। इतने ज़्यादा किताब हैं, इतने ज़्यादा नोट्स हैं, सारे किताबों से नोट्स बनाए गए हैं। अपने नोट्स अलग हैं, इंस्टीट्यूट के नोट्स अलग हैं, यूट्यूब के नोट्स अलग हैं, किताबें अलग है। किस चीज़ की है? कहा तो उत्तराखंड इतिहास की। मतलब उत्तराखंड इतिहास की इतनी किताबें क्यों जमा कर दी हैं आज तक, मेरे समझ में ये नहीं आया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी आज आपसे मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी किताबें हैं ना, को बंद करके अलमारी में लॉक लगाइए, लिमिटेड चीजें अपने पास रखिए, लिमिटेड सोर्स अपने पास रखिए। अखबार डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर से बाहर करंट अफेयर नहीं आता। कई बच्चों ने ये महसूस भी किया होगा, पटवारी के एग्जाम में देखा आपने, जो करंट अफेयर आई थी कहां से आई थी, सारे के सारे पेपर लगभग वो अखबारों से आता है। कई बच्चों ने मुझे भेजा टेलीग्राम पे कि सर आप कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, हमारे इतने क्वेश्चन मेरे न्यूज़पेपर के करंट अफेयर से बने हैं। पढ़ते ही नहीं न्यूज़पेपर, क्या पढ़ते हो? यूट्यूब पे किसी ने डाल करंट अफेयर 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024 की, 2023 की, 2021 की, वहां नोट्स
अरे भाई, जब अखबार पढ़ोगे तो पेपर से ठीक 15 दिन 20 दिन पहले अगर आप इन चीजों को देखोगे भी, इस ईयर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के हैं, तो आपको खुद ही पता होगा, आधे से ज्यादा आपके नोट्स में लिखा होगा। किससे सोर्स से बनाओगे? अखबारों से बनाओगे। अखबार के अलावा कुछ भी इतना बड़ा सोर्स नहीं होता वनडे एग्जाम के लिए कि आपकी अनोखी करंट अफेयर पूछी जाए कि आप अखबार से बाहर पढ़ने में लगे। मैगजीन, कई लोग मैगजीन लेके घर में पढ़ते हैं करंट अफेयर। भाई वनडे एग्जाम में या तो तुम इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते, तब तो मैं भी कहता कि मैगजीन लेके पढ़ना इसका सही है। आते 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, वो लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सुपर हाईलाइट रहते हैं, और वो हाईलाइटेड खबर अखबारों की, भले वो 2 साल पुराना अखबार हो, 1 साल पुराना अखबार हो, 6 महीने पुराना अखबार हो, 1 महीने पुराना अखबार हो, तो अखबार को पढ़ना है डेली के डेली, ठीक है। और कब तक के लिए है? 4 से 5 महीने की रणनीति है आपकी, ठीक है। यानी आने वाले 4-5 महीनों के लिए, जहां आपका बीपीडीओ वीडियो, वन दरोगा, चलो वन दरोगा का तो अपना सिलेबस है, ठीक है, या प्रॉपर दरोगा का जो है, या फॉरेस्ट गार्ड का है, जो भी एग्जाम आपके हैं, या आरओ है, उसके लिए करंट अफेयर का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जो सबसे अच्छी चीज है आने वाले 2-3 महीने के लिए आपका न्यूज़पेपर है। हालांकि जो पुराना करंट अफेयर है वो करा दिया है, वो तो आप नहीं कर सकते हो। आपका जब भी अखबार पेपर होगा, कल से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। उत्तराखंड के जितने भी अनावश्यक किताबें हैं उसको सब पैक कीजिए। एक अपने नोट्स पढ़िए, जहां से भी बना रखे हैं आपने, जिस जगह से भी नोट्स बना रखे हैं, आप एक नोट्स पढ़िए। इसके अलावा अपने पास परीक्षा वाणी की किताब रखिए, विंसर ईयर बुक रख लीजिए, बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आपको इसके अलावा एक सोर्स चाहिए कि आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, एक किताब ले लीजिए, चाहे आप यशवंत कठौत जी की किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप अजय रावत जी की किताब पढ़ लीजिए, इनमें से कोई एक किताब आप पिक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब इससे इतर कोई क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन अगर किसी हिस्ट्री से, इन किताबों से अलग आ गया, बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सपोज ऐसा पूछ दिया कि किसी अदर ही किताब से है, तो वो किताब जो है हाईलाइट करके मेरे नोट से आया, मेरी किताब से आया, इस किताब में, तो बच्चे उसमें कमेंट पढ़ता हूं, सर कहां मिलेगी ये किताब, सर हमारे स्टोर पे प्रोवाइड करा दीजिए, सर लिंक दे दीजिए, सर यहाँ पहुंचा दीजिए, सर ये करवा दीजिए। अरे भाई, तुम एक क्वेश्चन के चक्कर में उन किताबों का ढेर अपने पास जमा कर रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब 1-2-3 नंबर छूटते ही छूटते हैं, आपका कट ऑफ जो 70, 75, 80 जाती, बाकी 20 क्वेश्चन छोड़ो ना, वो 20 क्वेश्चन के अंदर आपको वो 20 क्वेश्चन उनको वैसे ही मान के चलो, जो ये 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के आते हैं आपके रीच से बाहर होते हैं। कोई 100 में से 100 नंबर थोड़ा लाने हैं भाई, एक क्वेश्चन किसी किताब से आ गया तो आप उसी किताब को अपने घर में जमा करो। ये गलती मत कीजिए, लिमिटेड सोर्स रखिए और प्यार से इसको पढ़िए, ठीक है। ये उत्तराखंड का सोर्स हो गया। बचता है जीएस का पोर्शन। जीएस एनसीईआरटी हमेशा पढ़नी चाहिए, चाहे वो आए ना आए। एनसीईआरटी के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो महेश बर्णवाल जी की किताब आती है एनसीईआरटी सार, वन लाइनर वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ आप लूसेंट को देख लीजिए और अखबार की करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या महेश बर्णवाल की पढ़ लीजिए, उसके साथ घटना चक्र कर लीजिए, उसके साथ अखबार पढ़ लीजिए। यानी आप इन सोर्स को साथ लेके चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इसमें भी ऐसा होगा कि 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके रीच से बाहर होंगे, वो आप नहीं कर पाओगे। देखो, अगर वनडे एग्जाम से इतर कोई तैयारी होती, 100 नंबर के पेपर के अलावा अगर आप कोई दूसरी चीज की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको किताबें सजेस्ट करता, मैं आपको बताता इंडियन पॉलिटी के लिए ये पढ़ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए ये पढ़ लीजिए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए ये पढ़ लीजिए। अब वो वनडे एग्जाम में 20-22-23 क्वेश्चन उससे टोटल आते हैं जी, इसके लिए अब एक किताब आपके घर पे रखवा दूं, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। अब भाई 20 नंबर के लिए सारी किताबें पढ़ दोगे तो क्या फायदा बताओ। इतने ही अगर आपको सारी किताबें पढ़ने का शौक है तो आप बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप अपर पीसीएस लेवल की तैयारी कीजिए, लोअर पीसीएस भी नहीं, अपर पीसीएस। जब आप उस लेवल की तैयारी करोगे तो नीचे के एग्जाम खुद ही आपके तैयार हो जाएंगे, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है स्टार्टिंग से ही कि कभी भी जो छोटे बच्चे हैं या जो 21 साल 20 साल अब तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों ग्रुप सी के लिए स्टार्ट मत करना कभी भी पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो आप बड़े एग्जाम की करना, यानी ऊपर से करना। एक थ्योरी लगती है, एक आपने सुना भी होगा, जब ब्रिटिश यहाँ रूल करने आए थे भारत में तो एक बहुत बड़ा विवाद चला था, वो था आंग्ल बस मतलब पाश्चात्य जो जीवन था, यानी जो पश्चिमी था, तो एक विवाद था लैंग्वेज को लेके कि भारतीयों के शिक्षण का आधार क्या हो। तो उसको आंग्ल प्राच्य विवाद भी बोला जाता है, ठीक है। यानी आंग्ल प्राच्य जो विवाद था उसमें क्या था, भारतीयों को अंग्रेजों ने किया था कि भारतीयों को जब हम शिक्षित करेंगे, इनको शिक्षित करने का आधार क्या हो हमारा। तो आधार का मतलब था, कई लोग ये मानते थे जो पाश्चात्य पश्चिमी जो विचारधारा से या पश्चिमी जो मानसिकता से ग्रसित थे, उनका ये मानना था कि भारतीयों को शिक्षण का जो लैंग्वेज होनी चाहिए, शिक्षा का आधार अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग मानते थे, जिसको प्राच्यवादी कहते थे, वो ये कहते थे ना, भारत को स्थानीय भाषा में शिक्षा
शिक्षा देनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जो यहाँ पे चला आ रहा है, ठीक है। तो उनने लास्ट में फाइनली ये डिसीजन निकाला कि कई लोगों को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कार्य करवाया, यानी अंग्रेजी शिक्षा दी। और अंग्रेजी शिक्षा क्योंकि सबको दे पाना संभव नहीं था, भारत इतना बड़ा देश था, इतनी इसकी जनसंख्या थी और मुट्ठी भर लोग सबको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे पढ़ाते बताओ। तो उन्होंने एक यहाँ पर एक थ्योरी निकाली, उसको बोला गया था बच्चों डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपने सुना भी होगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, यानी निस्यंदन का सिद्धांत तो इसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है। इसमें उन लोगों ने एक काम कहा कि हम एक काम करते हैं, भारत में एक ऐसा वर्ग भी है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मध्यम क्लास है, मिडिल क्लास है, उससे ऊपर का वर्ग है और जो कहीं ना कहीं तर्क भी समझता है, विज्ञान भी समझता है, उनको हम क्या करते हैं अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करते हैं। यानी एक ऐसा वर्ग है जो भारत का हायर क्लास था, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षित करेंगे, क्योंकि पूरे भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे पाना संभव नहीं था। तो मुट्ठी भर लोगों को हम क्या करेंगे इंग्लिश, जैसे राम सिंह को, श्याम सिंह को इंग्लिश भाषा में मतलब पढ़ा दिया, मोहन सिंह को, और इनको जब इनके दिमाग में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण कार्य हमने करवाया तो ये क्या करेंगे, जैसे इन तीनों को सिखाया तो थोड़ा थोड़ा इनसे क्या होगा फिल्टर होके नीचे आएगा। यानी इन लोगों से क्या होगा, इनका ज्ञान जो होगा, अगर हमने इनको 190% अगर हमने इनको सिखा दिया तो कम से कम 80%, 20%, 80% इनके नीचे लोग, इनके आसपास के रहने वाले लोगों तक, फिर 70% उससे नीचे लोगों तक, तो धीरे धीरे क्या होगा फिल्टर होगा। तो ऐसे भारत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग हमारी अंग्रेजी शिक्षा की जद में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही थ्योरी आपकी पढ़ाई के साथ होती है। अगर आप अपर पीसीएस लेवल के स्टार्ट करते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिस बालक की उम्र 30 साल, 32 साल, 33 साल हो गया, अभी भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट तो पीसीएस की कर, क्योंकि उसकी अपनी जिम्मेदारियां, उसको तो पहले सेटल होना है ना, उसके अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं। और उत्तराखंड हो या किसी भी जगह हो, बच्चा आप देखना मेजोरिटी किस में है, वनडे एग्जाम में है। यानी मेजोरिटी यानी कहने का मतलब है अधिक जो बहुसंख्यक हैं वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, परिवार में आर्थिक संसाधनों का अभाव है। यानी उसका जो बैकग्राउंड है, उसके पास जो साधन है वो नहीं है, यानी संसाधनों की कमी के कारण बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी करता है। वो ये सोचता है कि इसमें शॉर्ट रूट होगा, वो सोचता है मैं एक बार बैठूं, गोले करके आ जाऊं, तो मेरा अगर काम बन गया तो मैं सेटल हो जाऊंगा। उसके बाद कई लोग वनडे एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब वो सेटल हो जाते हैं, उसके बाद बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो कई लोगों का तो सही है, बिल्कुल सही है, मैं इस बात को टोकूंगा नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे से शुरुआत करके ऊपर के एग्जाम तक आते हैं, और ये नीचे से शुरुआत करने वालों के दिमाग में एक हमेशा डर रहता है, यार अगर मैंने ऊपर से तैयारी करनी शुरू कर दी, मुझे इतनी किताबें लेनी होंगी, मैं कहां से लूंगा इतने टाइप की किताबें, इतना मेरे पास खर्चा है ही नहीं। दूसरा, मैं अगर ऊपर के एग्जाम की तैयारी करता हूं तो मुझे कोचिंग कौन देगा। इसमें ऊपर के एग्जाम या बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास एक इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप किताबें कहां से लेंगे, या तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, एक अच्छी खासी गाइडेंस का होना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि कोचिंग ही करना जरूरी है, सेल्फ स्टडी से भी होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए भी तो कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए ना। तो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आपका क्या होगा, इसमें गाइडेंस या कोचिंग वगैरह चाहिए। तीसरा, बड़े एग्जाम से शुरुआत करने में आपका टाइम जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, 3 साल 4 साल, यानी आपका टाइम प्लस पेशेंस यहां आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नीचे के एग्जाम की तैयारी में क्या होगा, चल गया तो 6 माह में भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी पढ़ी हुई चीजें एग्जाम में दिख गई तो 6 माह में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और एग्जाम के प्रैक्टिस भी सिर्फ एक ही दिन में, यानी एक ही वनडे एग्जाम में 2 घंटे में आपका चयन हो सकता है, आपका करियर सेटल हो सकता है। बड़े एग्जाम में एक और बड़ा रिस्क है, कई बच्चों की राइटिंग स्किल नहीं होती है, मतलब वो जो लेखन शैली होती है उनकी वो इतना ज्यादा मतलब मैच्योर या परिपक्व नहीं होती है, वो डरते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये थॉट है कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और एक बार हमारा सेटलमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा जिसके पास ठीक ठाक घर से सपोर्ट है, या जिसके पास कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि वो आने वाले समय में 2-3 साल अपनी पढ़ाई को दे सकता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा बड़े एग्जाम से शुरुआत करना। छोटे बच्चे 20 साल 21 साल के जो अभी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो 30 साल 31 32 के हो गए उनसे मैं ऐसा कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी बड़े एग्जाम की तैयारी करने में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन लग जाएगा। यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ये, अगर आप यहां से इसके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके दिमाग में जब चीजें जाएंगी, तब यहां से अगर आपका बड़े एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन लग के कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। वहां नहीं अटकोगे, लोअर में अटकोगे, लोअर में नहीं अटकोगे, आरओ में अटकोगे, आरओ में नहीं अटकोगे, किसी वनडे एग्जाम के बड़े एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्ट कहां से कीजिए, बड़े एग्जाम से। लेकिन अगर संसाधन नहीं है, समय नहीं है, तो आपको तुरंत बच्चों अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए। एटलीस्ट ये बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम या री एग्जाम या आने वाले जो 3-4 माह हैं, यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए। लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड सोर्स उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, विंसर ईयरबुक और अजय
रावत या जसवंत कटोच में से एक किताब डेली अखबार पढ़िए, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है और ना ही पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा जीएस में सुनो, जीएस में सुनो, जीएस में मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, महेश बर्णवाल जी की पढ़ लीजिए, वहां वन लाइनर आपके तैयार हो जाएंगे। उसके साथ आपको क्या करना है, या घट्टा चक्र या लूसेंट, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, और लूसेंट अगर आप करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरा आपका रहता है बच्चों हिंदी वाला पोर्सन। हिंदी वाला पोर्सन नॉर्मल है, हिंदी आप कोई भी एक किताब पकड़ लीजिए, चाहे लूसेंट की पकड़ लीजिए या कोई अदर किताब पकड़ लीजिए, हिंदी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जब देखोगे तो आपके पास जो पैट वो रह जाएगा, क्या सोर्सेज रह जाएंगे, यानी आपके पास पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो सीमित हो जाएंगे। तो सीमित किताबें आपके मुंह के सामने रखी गई होंगी, तो आप उन सीमित किताबों के बदौलत उसको बार बार पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और किससे रहते हैं, रीजनिंग से रहते हैं। वो बहुत बड़ा आपका वनडे एग्जाम में, इतना जब तक यूके ट्रिपल एससी कराता था इतना बड़ा योगदान उसका था नहीं। 2-4 क्वेश्चन, 3-4, 4-5 क्वेश्चन पूछता था। वो कब हो जाता है, वो लास्ट में एग्जाम के 1 महीने पहले भी अगर देखोगे, 25 दिन पहले भी देखोगे, तब भी हो जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, मेहनत में कोई भी कमी आपकी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि ये मेहनत को है सही डायरेक्शन में लेके जाइए, और इस टाइम पे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। 4-5 महीने अपनी स्टडी को दे दीजिए, जब तक ये एग्जाम वगैरह सारे फिनिश ना हो जाए। यहां नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई रास्ता आप लोगों के लिए खोजा जाएगा। आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, तनावग्रस्त मत होइए, तनाव मुक्त होकर अपनी तैयारी कीजिए। और आज ही कसम खा लीजिए, जितना मैंने सोर्स बता रखा है, इसके अलावा जितना भी सोर्स है उसको पकड़िए या एक बैग में डाल दीजिए, अलमारी में लॉक कर दीजिए। वो तब निकालना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसको आप लोग क्या करोगे, मिस करोगे और फिर कहोगे कि यार कोई नहीं, मैंने तुझे नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जितने सोर्सेज रखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।